तो ड्रैगन बॉल काकोमी के पिछले चैप्टर में हमने देखा कि वेटा सेन के साथ अपनी ट्रेनिंग शुरू कर चुका है, लेकिन उसके प्राइड के चलते कोई भी सेन उसके साथ काम नहीं करना चाहता। इसके अलावा सेन फोर्स के तीनों कमांडर उसके खिलाफ हो जाते हैं और उसे बैटल के लिए चैलेंज करते हैं। दूसरी तरफ हमें गोटे एंट्रेंस को दिखाया जाता है जो कि वीस के साथ अपनी ट्रेनिंग शुरू कर चुके हैं। अब आगे तो चैप्टर की शुरुआत में हम वेजिटा को देखते हैं। वेजिटा कहते हैं कि अगर तुम में हिम्मत है तो मेरा सामना करो। वेजिटा के इस एटीट्यूड को देखकर तीनों कमांडर गुस्सा हो जाते हैं। इसके बाद हमें काबा और बाकी सभी सेंस को दिखाया जाता है जो कि वेजिटा की तरफ अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। वेजिटा कहते हैं कि अगर तुम्हें जाना है तो चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा डरपोको, लेकिन बाद में रोते हुए मेरे पास मत आना। जब दुश्मन तुम्हारे घर पर हमला करेंगे और तुम्हारे लोगों को मारेंगे तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाहता था। इस पर एडमिरल फ्यूरा कहते हैं कि तुम्हें हमारा सामना करना है और वो वेजिटा पे अटैक कर देता है। लेकिन जब तक वो वेजिटा पे अटैक करता है वेजिटा एक ही झटके में उसके पीछे चला जाता है। जब तक वो पीछे मुड़कर देखता है वेजिटा उसके सामने आकर उसके पेट में एक पंच मारता है और वो दूर निकल जाता है। उसे पता भी नहीं चलता कि उसके साथ अभी क्या हुआ है। जिसके बाद एडमिरल लेरिक्स वेजिटा के ऊपर की ब्लास्ट दे मारता है, लेकिन उससे वेजिटा को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद वेजिटा उसके पेट में एक लात दे मारता है और वो भी नॉकआउट हो जाता है। इसके बाद एडमिरल फिन अपने वेपन से वेजिटा के ऊपर अटैक कर देती है। वेजिटा इससे बचने के लिए नीचे झुकता है और उसके पेट में एक लात दे मारता है और वो भी सीधा जाकर एक पत्थर से टकरा जाती है। वेजिटा ने बस अपने एक पंच और दो लातों में ही तीनों को निपटा दिया। वेजिटा कहता है कि तुम मुझे खूनी पैसे की तरह देख रहे हो, अब तुम्हें पता चला कि कमजोर होना कैसा होता है। अब तुम समझ गए होगे कि किसी ऐसे इंसान से खुद को प्रोटेक्ट ना कर पाना जो कि इससे भी ज्यादा खतरनाक हो। इसके बाद हम देखते हैं कि जहाँ पर बैटल चल रही होती है वहाँ पर अचानक से एक तेज रोशनी चमकती है और हम फिनेल को देखते हैं जो कि सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जिसके बाद वो कहती है कि किंग मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी। इसके बाद वो बाकी एडमिरल्स को भी ट्रांसफॉर्म होने के लिए कहती है और बाकी दो एडमिरल्स भी सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। वेजिटा ये देख कर खुश हो जाता है कि अब उसे 3 सुपर सेन का सामना करना पड़ेगा। लेकिन तभी वहाँ पर किंग सडला आ जाते हैं। वो कहते हैं कि जैसा कि मैंने सोचा था, आजकल हम सिर्फ रोबोट्स पर ही भरोसा कर सकते हैं, तुम सब मुझे धोखा देने में आगे बढ़ते जा रहे हो। जिसके बाद वेजिटा कहते हैं कि ये सब क्या सर्कल चल रहा है, हमें बस अपना हिसाब किताब निपटाने दीजिए, ये सबके लिए बेहतर है। जिस पर किंग सडला बोलते हैं कि तुम अपना हिसाब किताब पूरा करो या नहीं इसकी मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरे इस प्लेनेट पर अपनी इस डिमोनिक फॉर्म का यूज मत करना। अगर मैंने तुम्हें फिर से पकड़ा तो मैं तुम्हें अपने प्लेनेट से निकाल दूंगा। ये सुनने के बाद वेजिटा का मूड खराब हो जाता है और बुल्मा को अपने साथ आने के लिए कहता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें पानी के अंदर एक क्रीचर को दिखाया जाता है और वहाँ पर हमें हीट और फ्रॉस्ट को भी दिखाया जाता है जो कि उस क्रीचर का पीछा कर रहे होते हैं। वो क्रीचर पानी के अंदर चला जाता है और अपनी फुल स्पीड में तैरने लगता है। जिसके बाद वो जब बाहर आता है वो कहता है कि मैं पिछले 20 मिनट में अपनी फुल स्पीड में तैर रहा हूँ, मुझे यकीन है कि मैंने उनको पीछे छोड़ दिया होगा। जिसके बाद जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसके पीछे हिट खड़ा होता है और वो हिट पर अपना पथरीला अटैक कर देता है। इसके बाद हिट अपने टाइम ब्रेक टेक्निक का यूज करता है और उस अटैक से बच जाता है। लेकिन वो अटैक वापस उसकी तरफ घूम के आकर उसे लगने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर एक और अटैक हो जाता है और वो पत्थर टूट जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम प्लेनेट डू पे हिट को देखते हैं जो कि अपने सेकंड टारगेट को मारने के लिए आया होता है। लेकिन जब तक वो उसे मारता है उससे पहले वो मर जाता है। जिसके बाद हम हिट के आसपास एक डार्क ऑरा देखते हैं। फ्रॉस्ट कहते हैं कि असेसिन वाला काम तो बहुत ज्यादा इजी है। हिट कहते हैं कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। फ्रॉस्ट कहता है कि अब तुम अपने टारगेट को हिट नहीं कर पाते या फिर मैं तुमसे ज्यादा बेहतर हूँ। हिट कहता है कि अब से लेकर एंड तक तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे और मुझे मेरा काम करने दोगे। फ्रॉस्ट कहता है कि तुम तो नर्क की तरह सजा देते हो, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। फ्रॉस्ट कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा, लेकिन सिर्फ एक ही शर्त पर, तुम अपनी सुपेरियोरिटी दिखाओ और मेरे साथ मुकाबला करो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम ग्रैंड पीस को देखते हैं जो कि बहुत बुरी हालत में होते हैं। लेकिन तभी वापस जेनो का एक गार्ड आ जाता है। वो कहता है कि मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया आपको किंग से छुपाने के लिए, लेकिन कभी न कभी किंग को पता चल ही जाएगा। जिस पर ग्रैंड पीस कहते हैं कि वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए तुम अपनी जान खतरे में मत डालो। इस पर वो गार्ड एग्री करता है। इसके बाद यूनिवर्स 11 में हम गोहान, जिरन और बाकी सबको देखते हैं जो कि लॉर्ड बैलमोर की बॉडी के साथ कुछ कर रहे होते हैं। गोहान कहता है कि क्या लॉर्ड बैलमोर सच में है, लेकिन तभी जिरन उसे रोक लेता है। जिरन कहता है कि मार्गरेटा के पास कोई राइट्स नहीं है कि वो लॉर्ड बैलमोर को जिंदा कर सके, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि लॉर्ड बैलमोर हमारे साथ है और अगर ऐसा है तो वो उनको जिंदा रखने की कोशिश कर रही है। गोहान कहता है कि जैसे कि अब मैं यहाँ पर हूँ और मैं तुम्हारी जस्टिस की भावना का सम्मान भी करता हूँ और यही रीजन है कि मैं प्राइड टू पस में शामिल होना चाहता हूँ। गोहान कहते हैं कि मुझे माफ कर देना, मैं ऐसे टाइम पर तुमसे ये सवाल कर रहा हूँ। जिस पर टॉप कहता है कि मुझसे पूछो तो तुमने गलत समय चुना है गोहान। वो कहता है कि सुनो गोहान, हम थोड़े परेशान हैं क्योंकि हमने जल्दबाजी में डिवाइन इमॉर्टलिटी को हैंडओवर करा है और इसके लिए हम तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहे हैं। जिरन कहता है कि हम रिक्वेस्ट के तौर पर तुम्हें प्राइड टू पस में आने की परमिशन नहीं दे सकते, लेकिन हम तुम्हें अपने साथ मिशन पे ले जाएंगे जिसके बाद हम तुम्हें रेटिंग देंगे। ये सुनकर गोहान खुश हो जाता है और वो एग्री करता है और वो जिरन को थैंक बोलता है। तभी डिस्पो बोलता है कि सब लोग चुप हो जाओ, मुझे लॉर्ड बेलमोर की सांसें सुनाई दे रही है, वो अब भी जिंदा है। और ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं।
इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मॉन्स्टर आइलैंड को देखते हैं, जहाँ पर हम एंड्रॉइड 17 को देखते हैं, जहाँ पर उसके मॉन्स्टर आइलैंड पर एक चीज आकर टकराती है और उस चीज में से यूनिवर्सिटी का साइंटिस्ट पेपरानी बाहर निकलता है। वो कहता है कि उसे इस रोबोट में और थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे, लेकिन अब टाइम है एंड्रॉइड 17 को ढूंढने का। लेकिन तभी एंड्रॉइड 17 वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि तुम तो यूनिवर्सिटी के पेपरानी हो ना, तुम मेरे आइलैंड पर क्या कर रहे हो। पेपरानी कहता है कि ये कैसे हो सकता है, मेरे ट्रैकर ने तो मुझे इंडिकेट करा था। और तभी उसका ट्रैकर बचता है और वो कहता है कि हम पहुंच गए। पेपरानी कहता है कि एंड्रॉइड 17 मैं इतनी दूर से सिर्फ तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है। मेरे साथ मिलकर काम करने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। वो कहता है कि मैं इतनी दूर से सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे और अपने यूनिवर्स के सुप्रीम काय के डीएनए को यूज करके एक एंड्रॉइड बना सकूँ। 17 उससे कहता है कि तुम्हें मेरा डीएनए कहाँ से मिला। वो कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं, मैंने बस तुम्हारे सिर का एक बाल लिया है। जिस पर 17 कहता है कि ऐसा दोबारा मत करना और मुझे तुम्हारे इस प्रपोजल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वो वहाँ से जाने लगता है। पेपरानी उससे कहता है कि वापस आ जाओ, तुम अपने फैमिली के बारे में तो सोचो, तुम उनको प्रोटेक्ट कैसे करोगे। 17 कहता है कि मुझे उनको प्रोटेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेपरानी कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो, क्या तुम्हें सच में पता है कि तुम्हारा असली दुश्मन कौन है। 17 कहता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर तुम मर भी गए तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तभी वहाँ पर एंड्रॉइड 17 के बच्चे आ जाते हैं। वो कहता है कि सफायर और पल तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर 17 की वाइफ बोलते हैं कि मैं यहाँ पर इन्हें खेलने के लिए लाए थे, लेकिन इन्होंने आपकी सारी बातें सुन ली। 17 की बेटी बोलती है कि डैडी मैं मरना नहीं चाहती और मैं ये भी नहीं चाहती कि आप मरे। इसके बाद 17 कहता है तो ठीक है, फिर आखिर तुम्हारा प्लान क्या है। और पेपरानी खुश हो जाता है और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर तुम्हें ये चैप्टर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो मैं मिलता हूँ तुम्हें फिर किसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आरा सायोनारा।